गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में अब तक जो आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, एल्कोहल बनाने की विधियां बता दी गई थी। अब उसी के ही अंतर्गत यानी एल्कोहल जो चैप्टर आपका चल रहा है उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ भौतिक गुण। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के भौतिक गुण। तो आप लोग इसमें हेडिंग डाल लीजिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के भौतिक गुण। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के भौतिक गुण। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के भौतिक गुण। तो चलिए इसमें हम पढ़ते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के भौतिक गुण में सबसे पहले इसके अंतर्गत इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसकी जो भौतिक अवस्था होती है। ठीक है, सबसे पहले भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट इसका क्या होता है। तो फर्स्ट इसमें आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कहते हैं या इसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट। यहाँ पर ले लीजिएगा आप लोग, फिजिकल स्टेट। तो देखिए साधारण तरीके से आप लोग समझिए इसका भौतिक अवस्था क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो एल्कोहल, ठीक है, एक तरल पदार्थ है, द्रव के रूप में पाया जाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे इसमें जो मतलब कार्बन की चेन जब छोटी होती है तो साधारणतः आप जानते हो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, 3 कार्बन तक तो ये निश्चित तौर पे आपका ये जो भी होगा वो द्रव अवस्था में होंगे। ठीक, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसमें हम क्या करते हैं, श्रृंखला को बढ़ाते जाते हैं तो उसमें क्या होती है, जैसा कि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कि यहाँ पर होता क्या है कि जैसे श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी, ठीक, इसमें क्या होगा, ये द्रव से फिर धीरे धीरे क्या आएगा, ये आपका द्रव है ही, द्रव से फिर ये ठोस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें आप लोग भौतिक अवस्था में एक लाइन लिख सकते हो, उसमें आप लोग लिख लीजिए, लिखिए, निम्न एल्कोहल C1 से C11 तक लिख लीजिए, उसमें C1 से C11 तक द्रव होते हैं। C1 से C11 तक द्रव होते हैं जिनकी श्यानता गुणांक बढ़ने के साथ साथ ठीक है, यह बढ़ती जाती है। उससे उच्च सदस्य ठोस होते हैं। उससे उच्च सदस्य ठोस होते हैं। उससे उच्च सदस्य ठोस होते हैं। लिख लिए, आगे इसमें लिख लीजिए, एल्कोहल विशिष्ट गंध वाला, ठीक है, विशिष्ट गंध वाला तीखे स्वाद वाला द्रव होता है। तीखे स्वाद वाला द्रव होता है। यह गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। यह गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये भौतिक अवस्था के अंतर्गत हो गया। अब नेक्स्ट है आप लोग विलेयता। नेक्स्ट आप लोग क्या लिखोगे, विलेयता। नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिए, सेकंड जो है वो है विलेयता। तो इसमें विलेयता में आप लोग लिख लीजिए, विलेयता क्या होती है, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ये क्या घुलेगा कि नहीं घुलेगा, इस चीज़ को समझिए।
ये घुलेगा कि नहीं घुलेगा। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि सॉल्युबिलिटी, किसी चीज़ को जब हम घोलते हैं, यदि किसमें, पानी में घोलेंगे, पानी में घोलेंगे, यदि वो घुल जाएगा तो सॉल्युबल होगा, ठीक है। और अगर पानी में नहीं घुल रहा है तो किस चीज़ में घुलेगा, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को आता होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंतर्गत आप लोग जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले होता क्या है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हाइड्रोजन प्रबल ऋण विद्युती फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ठीक है, प्रबल ऋण विद्युती है ये, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जब जुड़ता है हाइड्रोजन, तो निश्चित तौर पे क्या बनाएगा, तब वो ये जल में विलय हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है जैसा कि आपको पता है। तो होता ये है कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आपका एल्कोहल है। तो ध्यान दीजिए, इसमें होता ये है, ऑक्सीजन जो होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 इलेक्ट्रॉन में आप लोग जानते हो 2 इस पे पेयर होगा और 2 अनपेयर होगा। ये वाला पेयर हो गया, ठीक है, ये वाला पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 2 अनपेयर हो गया। अब होता ये है, यहाँ पर हम कोई एल्किल समूह जोड़ते हैं, एल्किल समूह मतलब R, और इधर हम जोड़ते हैं H, ये आपका एल्कोहल हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्कोहल, ठीक है। इसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जल के साथ मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जल के साथ मिक्स करेंगे तो देखो, कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसमें भी सेम इसी प्रकार से ही होगा। यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब होता ये है कि ये जो एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऋण विद्युती है, ये दोनों के खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन क्या करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, और उसी प्रकार से ये वाला भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा। तो यहाँ पर इस पर निगेटिव चार्ज लगेगा, ठीक है, ये ऋण विद्युती। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इस पे धन विद्युती ये जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देखो, यहाँ पर क्या करेगा, जब ये ऋण विद्युती फिर क्या करना चाहेगा, इसके साथ अटैच होना चाहेगा, इस हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर हम इसको एक क्षीण बंध ये बनाएगा, क्या बनाएगा, क्षीण बंध बनाएगा, जिसके कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो एल्कोहल होगा वो जल में विलय होगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि जो ये एल्कोहल होता है, जब श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके ये आसानी से घुल जाएगा। लेकिन जब ये श्रृंखला बड़ी हो जाएगी, बड़ी होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये उतनी आसानी से घुल नहीं पाएगा, जिस हिसाब से जितनी कार्बन श्रृंखला छोटी होगी, जिस हिसाब से ये घुल जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसी कारण ये क्या हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। तो इसमें आप विलेयता में लिख लीजिए, लिखिए, एक लाइन ले लीजिए, लिखिए एल्कोहल, एल्कोहल जल में, एल्कोहल जल में विलय होते हैं, एल्कोहल जल में विलय होते हैं। हो गया। उसी में आगे लिख लीजिए निम्नतर सदस्य के एल्कोहल, निम्नतर सदस्य के एल्कोहल आसानी से निम्नतर सदस्य के एल्कोहल आसानी से जल में विलय हो जाते हैं, आसानी से जल में विलय हो जाते हैं, परंतु श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ जल में विलेयता कम होती चली जाती है, जल में विलेयता कम होती चली जाती है। बात समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसी कारण ये क्या होगा, जल में विलय होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोग इसमें हेडिंग डाल दीजिए,
कार्बनिक विलायकों में विलेयता इसी के ही अंतर्गत है। देखो तो क्या ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होगा कि नहीं होगा, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि ये आसानी से कार्बनिक विलायकों में भी यह विलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में ये भी आसानी से विलेय हो जाएगा। तो उसमें आप लोग उसमें भी लिख लीजिए, कार्बनिक विलायकों में विलेयता लिख लीजिए, उसमें उसके अंतर्गत लिख लीजिए एल्कोहल कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। एल्कोहल कार्बनिक विलायकों में जैसे ईथर कार्बोनिल यौगिकों आदि में विलेय होते हैं। आगे नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा इसमें, गलनांक एवं क्वथनांक। हेडिंग डाल दीजिए इसमें नेक्स्ट, गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, जैसा कि आपको पता होगा, जो इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाया जा रहा है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इसी के कारण इसकी जो होगी वो बॉइलिंग पॉइंट हायर होगी। क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट इसका हायर होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा निश्चित तौर पे वो क्या होंगी, उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ले लीजिए मेल्टिंग पॉइंट, तो वैसे भी ये द्रव फेज में ही पाया जाता है अधिकतर। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, लिखिए संगत एल्केनोवा अन्य हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों की तुलना में, अन्य संगत हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों की तुलना में इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। आगे ले लीजिए, जिसका कारण इसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की उपस्थित होती है। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की उपस्थित होती है। तो ये आपका कुछ मेन पॉइंट हो गया। सबसे ज़्यादा अगर विलेय की बात की जाए, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं, कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा विलेय होगा, प्राथमिक एल्कोहल ज़्यादा होगा, द्वितीयक होगा या तृतीयक होगा। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे विलेयता जब पूछी जाएगी कि कौन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर ये बता सकते हो कि क्या होगा, किसका सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए, प्राथमिकता का जो गलनांक और क्वथनांक होगा प्राथमिक एल्कोहल का, तो प्राथमिक एल्कोहल का सबसे अधिक होगा, प्राथमिक एल्कोहल का सबसे अधिक होगा। फिर उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल का, द्वितीयक, फिर उसके बाद तृतीयक एल्कोहल का होगा, फिर उसके बाद तृतीयक एल्कोहल का। ठीक है, इसको आप लोग इसमें नोट कर लीजिए, तृतीयक एल्कोहल का, यानी प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्राइमरी जो एल्कोहल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, प्राइमरी बेटर देन सेकेंडरी बेटर देन टर्शियरी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो एल्कोहल्स जो होते हैं उनका किसका क्वथनांक सबसे हाई होगा, तो वो प्राथमिक का सबसे अधिक होगा। तो इसको आप लोग इसमें कॉपी में नोट कर लीजिए। और हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट उसी के आगे आप लोग लीजिए, इसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, ये विलेयता हो गया, आपका भौतिक अवस्था भी हमने बता दिया। अब उसी के आगे नेक्स्ट है
इनकी प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति के बारे में जानेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो ध्यान दीजिए, प्रकृति, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको जांचना ये पड़ेगा कि क्या ये जो जब रिएक्शन होता है तो उसके द्वारा ये कैसा व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, इसका प्रकृति कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे मान लीजिए हम रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम क्लोराइड से CaCl2 प्लस CH3OH, इससे अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो हमको जो उत्पाद प्राप्त होगा वो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, ये चीज़ हमको जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होगा सिमिलर जैसे ये है वही सेम उत्पाद हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दिखाएगा उसमें कोई, जैसे ये CaCl2 इंटू CH3OH, इसकी प्रकृति देखो, यहाँ पे कोई बदलाव हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसी के कारण इसकी प्रकृति जो होती है वो एक मतलब कि इसमें कोई भी जब हम लिटमस पेपर यूज करते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न होता है। तो प्रकृति में लिख लीजिए आप लोग, लिखिए एल्कोहल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। एल्कोहल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ये या लिख लीजिए, इन पर लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं। लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं। हो गया, लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं। चलिए एक रिएक्शन हम और देख ले रहे हैं। इसमें जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन और कर देते हैं तो क्या कोई इस पे कोई प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे मान लो हम यहाँ पर ले लिए MgCl2 ले लिए, ठीक है, और इसका हमने रिएक्शन करा दिया। यहाँ पर आप 4 टाइम्स लेना पड़ेगा, इसमें भी यहाँ पर आपको 4 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लोगे, CH3 इसका OH का, ठीक है, इसके साथ जब कराओगे 6 टाइम ले लीजिए तो यहाँ पे जो बनेगा MgCl2 इंटू 6CH3OH, तो इस पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर रहा है, यानी ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न होता है, यानी इस पे कोई भी इनके साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो जब ये इनके साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं तो इसी वजह से ये क्या होंगे, इनकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, वो उभयधर्मी होगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर पूछिए, और साथ में आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार से और भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे और आप लोग उसको देखते रहें। धन्यवाद।